हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो फिर से होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एड्स क्या होता है। और पिछली वीडियोज में मैंने आपको कई सारे डिजीज के बारे में डिस्कस किया है। और आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एड्स रोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, तो इसे आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और काफ़ी सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। देखिए क्या होता है एड्स। एड्स की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाती है। और जो एड्स रोग होता है ये किसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर फैलता है? HIV वायरस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर फैलता है। यदि हम बात करते हैं कि HIV का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम रेट्रो वायरस कहते हैं। और HIV वायरस हमारे शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को यदि कमजोर कर देगा तो कई सारी बीमारियां हमको घेर लेंगी और मृत्यु निश्चित ही हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो एड्स को फैलाने वाला जो रोगजनक होता है, पैथोजन होता है, वो कौन सा होता है? HIV वायरस होता है जिसे हम रेट्रो वायरस कहते हैं। HIV की फुल फॉर्म यदि पूछी जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होती है। और इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था या खोजा था? तो इसको सबसे पहले 1983 ईस्वी में लैक मॉन्टेंगल ने एड्स की खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक थे? लैक मॉन्टेंगल ने 1983 ईस्वी में एड्स की खोज की थी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एड्स काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसका पूरी तरह से इलाज अभी नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ दवाइयों के द्वारा इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसका पूरी तरह से कंप्लीट इलाज अभी तक नहीं है। देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट आ चुका है कि ये वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका को छीण करता है। छीण का मतलब नष्ट करता है, कोशिकाओं की संख्या कम करता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर एक T4 लिम्फोसाइट कोशिका होती है। पहले आप हमारी बात को समझिए कि हमारे शरीर के अंदर एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका होती है जो क्या करती है? बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रेरित करती है और एंटीबॉडीज बनाने के लिए कहती है। एंटीबॉडीज जब तक हमारे शरीर में नहीं बनेगी, जब तक प्रतिरक्षा तंत्र को ऊर्जा नहीं मिलेगी या प्रतिरक्षा तंत्र हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। और जब तक एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर रहेगी और जब तक प्रतिरक्षा तंत्र हमारा अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रेरित करती हैं। किस काम के लिए प्रेरित करती हैं? एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए करती हैं ताकि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो काफी ज्यादा मजबूत रहे और कोई सी बीमारी हमारे अंदर ना घुस पाए। तो क्या होता है, अब बात को समझिएगा कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जो HIV वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो बी लिम्फोसाइट कोशिका को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। देखिए एक बार मैं और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि जो हमारे शरीर के अंदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं हमारे शरीर के अंदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो क्या करती हैं? बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं। देखिए जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं इसका सिर्फ ये कार्य होता है कि बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रेरित करना और इससे क्या करवाना? एंटीबॉडीज का निर्माण करवाना। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण करवाना हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका का कार्य होता है। ठीक है, जब एंटीबॉडीज का निर्माण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काफी ज्यादा मजबूत होता है। यदि क्या हो जाएगा? यदि हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो इस बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा हमारे शरीर के अंदर, तो एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाएगा और एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। और प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमजोर हो जाएगा तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घुस जाएंगी और मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंडा होता है, आपको समझ लेना है। मैंने आपको यह तो समझा दिया है कि जो हमारे शरीर के अंदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो छीण होने लगती हैं। किसके कारण छीण होने लगती हैं? किसके कारण नष्ट होने लगती हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर HIV जो वायरस होता है, रेट्रो वायरस जो होता है वो घुस जाता है और जिसके कारण जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है और इनकी संख्या को नष्ट कर देता है, इनकी संख्या कम कर देता है। और ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो बी लिम्फोसाइट कोशिका को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती हैं, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र हमारा काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और हम संक्रमित हो जाते हैं।
और देखिए एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद कितने दिनों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित है यानी एड्स से संक्रमित है तो कितने दिनों के बाद वो लक्षण दिखाई देंगे HIV वायरस वाले। ठीक है, देखिए यदि किसी व्यक्ति में HIV वायरस प्रवेश कर लेता है तो कितने दिनों के बाद उस व्यक्ति में HIV के लक्षण दिखाई देंगे। तो HIV के लक्षण 5 से 10 साल के बाद दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? 5 से 10 साल में ये लक्षण दिखाई देते हैं। जब ये लक्षण दिखाई देते हैं तो काफी ज्यादा समय हो चुका होता है, जिसके कारण इससे बचना मुश्किल हो जाता है। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो 5 से 10 साल के बाद दिखाई देते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिम्टम। देखिए कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कई बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको तो पता है कि प्रतिरक्षा तंत्र यदि कमजोर हो जाएगा तो खांसी, बुखार, जुकाम और भी कई सारी बीमारियां आ जाती हैं जो कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण उत्पन्न हो जाती हैं, तथा मृत्यु क्या हो जाती है? निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। और जो दवाइयां होती हैं, इसके लिए जो दवाइयां बनी हैं, इससे क्या होता है? थोड़े दिन तक बचा जा सकता है, 5 से 10 साल तक बचा जा सकता है, वो दवाइयां काम कर जाती हैं। अभी इसको जड़ से खत्म करने वाली दवा नहीं बनी हुई है, जड़ से नहीं खत्म करेगी, लेकिन 5 से 10 साल तक रोक सकती है उस व्यक्ति को। ठीक है, 5 से 10 साल तक रोक सकती है, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए अभी इसकी कोई भी एंटीबायोटिक दवा या वैक्सीन नहीं बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है, पतला दुबला हो जाता है व्यक्ति, उसमें वजन बिल्कुल नहीं रहता है और भूख नहीं लगती है, कई सारे लक्षण हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो? दिन भर थकान रहती है, वजन कम रहना, बुखार, छोटी छोटी बीमारियों से संक्रमित हो जाना। ठीक है, छोटी छोटी सी बीमारी जो होती हैं, खांसी, बुखार, जुकाम आदि से संक्रमित हो जाना, तो ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और मृत्यु तो इसकी निश्चित होती ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जो HIV जो वायरस होता है, HIV जो वायरस होता है, जो किसको फैलाता है? एड्स रोग को फैलाता है। तो जो HIV वायरस होता है, इस तरह की संरचना होती है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। पहले मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं आपको तो दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से, पहले इस तरह से आपको बना लेना है। और यहाँ पर बल्ब जैसा बना लेना है। ठीक है, अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। 2 लेयर खींची है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लिपिड प्रोटीन की लेयर। लिपिड प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? लिपिड प्रोटीन से बनी हुई है। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती हैं। तो ये 2 लेयर किसकी बनी हुई होती हैं? लिपिड मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं। देखिए जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला नीचे वाला अलग है और ऊपर वाला ये अलग है। ये बल्ब जैसा दिख रहा है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? ये किससे बना हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, जीपी जिसे हम कह देते हैं, और इसे हम 120 कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं। ओके, तो ये किससे बना हुआ होता है? ऊपर वाला ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना हुआ होता है। और जो नीचे वाला है, ये किससे बना हुआ होता है? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, लेकिन इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहते हैं। और यहाँ पर ये हमने गोल गोल बना दी है, क्या चीज है? ये है आउटर लेयर। आउटर प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन 17 के नाम से जानते हैं। देखिए आउटर प्रोटीन लेयर, इसे हम किससे जानते हैं? कौन से नाम से जानते हैं? P17 से जानते हैं, यानी प्रोटीन 17 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अंदर वाली जो लेयर है किससे बनी हुई होती है? जो गोल गोल दिख रही है, ये आउटर प्रोटीन लेयर होती है, बाहरी होती है, और ये प्रोटीन 17 के नाम से हम इसे जानते हैं।
ठीक है, ये क्या है जो मैं आपको बना रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है। इसमें दो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। और इसके यहाँ पर पास में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। यहाँ पर जो आरएनए है इसको ये डीएनए में कन्वर्ट करता है। कौन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। यहाँ पर हम इन दोनों के नाम लिख देते हैं। क्या होता, इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रोटीन 64 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटीन 64 से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और यहाँ पर ये क्या है? देखिए ये दोनों यहाँ पर एस जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एस आरएनए, यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है यहाँ पर। ओके, तो ये आपको पता लग गया है क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये आउटर प्रोटीन लेयर होती है। अब अंदर वाली कौन सी लेयर होती है? इसे हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर प्रोटीन लेयर आप कह सकते हो या इनर मेम्ब्रेन कह सकते हो। ठीक है, इनर प्रोटीन लेयर, इसे हम कौन से नाम से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, प्रोटीन 24 से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, आपको समझ लेना। तो देखिएगा अभी मैंने आपको जो कुछ बताया वो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एचआईवी की जो संरचना होती है वो इसी तरह की होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसी ही यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन दो प्रकार की होती है। यहाँ पर दो प्रकार की है, एक ऊपर वाली जो जिसे हम बल्ब कहते हैं, और नीचे वाला ये होल्डर वाला। ठीक है, जिससे हम कह देते हैं ऊपर वाला जो होता है इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं, और नीचे वाला जो धसा हुआ पार्ट होता है इसे ग्लाइकोप्रोटीन 41 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसे हम P64 प्रोटीन 64 कहते हैं। इसके बीच में 2SS यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दो होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो लिख दिए। दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, इनसे क्या जुड़ा हुआ होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा हुआ होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डीएनए में बदलता है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए ये क्या बन गया है? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये वाला जो है ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये दो यहाँ पर स्टैंड हैं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, और ये सिंगल है तो इसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। तो यहाँ पर कैसा है? सिंगल है, एक ही बना हुआ है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। कितने हैं यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए? दो हैं, तो यहाँ पर हमने दो ही लिखा। ठीक है, यहाँ पर आप दो भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन, किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एचआईवी वायरस फैलता है। तो एचआईवी वायरस का जो मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि संक्रमित व्यक्ति से ब्लड लेने से ये रोग फैलता है। देखिए जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं एचआईवी से, यदि हम उसका बिना जांच कराए हुए ब्लड ले लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसका वायरस डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा। तो इसका एक संचारण होता है इस तरह से, यानी आप कह सकते हो बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। बॉडी फ्लूइड मतलब शरीर का कोई भी ऐसा द्रव्य जो किसी स्वस्थ मनुष्य में चला जाता है तो उसमें ये वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पर क्या है कि संक्रमित माता से बच्चे को एड्स हो सकता है। कोई संक्रमित माता है और वो गर्भवती है और जो बच्चा उसके अंदर होगा, ठीक है, वो कौन सी परत से ढका हुआ होगा? प्लेसेंटा परत से ढका हुआ होगा, यानी उसके आवरण से ढका हुआ होगा। यदि डिलीवरी का समय आएगा तो वो प्लेसेंटा जो परत होती है वो हट जाएगी, जिसके कारण जो माता का जो ब्लड है, थोड़ा सा ही ब्लड अंदर चला जाता है उस संतान के अंदर, तो क्या होता है कि ये रोग फैल जाता है। तो इस तरह से ये संक्रमित माता से बच्चे में एड्स फैलता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है संक्रमित सुई से फैलता है। यदि हम एक सुई को सभी मनुष्य में लगा देते हैं, जितने भी वहां पर मरीज आते हैं उन सबको लगा देते हैं एक ही सुई से इंजेक्शन, तो क्या होता है? यदि एक व्यक्ति में एड्स होगा तो वो सभी व्यक्ति में फैल जाएगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति में एड्स रोग होगा तो वो एक ही सुई से सब में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें थोड़ा सा ही खून का पार्ट उसमें भर जाता है, जिसके कारण सभी व्यक्ति में वो एचआईवी वायरस चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से संक्रमित सुई से फैलता है। और यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट? संक्रमित व्यक्ति से संबंध बनाने से। यदि कोई एड्स रोग से संक्रमित है,
एड्स रोग से संक्रमित है। यदि उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आएगा कोई व्यक्ति, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में यानी संबंध बनाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैल जाएगा, HIV वायरस फैल जाएगा। ठीक है, हमने आपको जैसा कि बताया कि ये बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आता है, यानी जो बीर होगा वो एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो ये वायरस फैल जाएगा। तो इसके कारण ये वायरस फैल जाता है संक्रमित व्यक्ति से संबंध बनाने से, संक्रमित सुई से, और संक्रमित माता से बच्चे में एड्स फैल जाता है प्लेसेंटा से, ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति से ब्लड लेने से ये फैलता है। तो ये होते हैं इसके ट्रांसमिशन यानी संचारण। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसका एकदम कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि इसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। थोड़ा से जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उससे थोड़े दिन तक जीवित रखा जा सकता है, 1 या 2 साल तक, ठीक। तो चलिए अब इसके ट्रीटमेंट के जो उपाय हैं वो इसी में छिपे हुए हैं। किस तरह से छिपे हुए हैं, देखिए, संक्रमित व्यक्ति से ब्लड नहीं लेना चाहिए, जो एड्स रोग से संक्रमित हैं उससे ब्लड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बचाव हो गया। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, संक्रमित माता से बच्चे को एड्स हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या बचाव हो सकता है, तो जो संक्रमित स्त्रियां होती हैं उन्हें बताना चाहिए कि आप बच्चे को जन्म ना दें, नहीं तो क्या होगा कि उस बच्चे में भी क्या हो जाएगा, एड्स रोग फैल जाएगा। तो इस तरह से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए इस रोग के बारे में, ठीक है, तो जिसके कारण इससे बचा जा सकता है। तो ये भी एक बचाव का उपाय हो जाता है। अब हम बात करते हैं संक्रमित सुई से फैलता है। तो किस तरह से फैलता है कि एक ही सुई सभी व्यक्ति में लगा देते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में। तो यदि एक भी व्यक्ति में होगा वायरस तो सभी व्यक्ति में फैल जाएगा। तो इसका बचाव ये है कि एक व्यक्ति में एक ही सुई का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इससे बच सकता है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है इसका बचाव, यानी उपचार भी आप कह सकते हो। और अगला पॉइंट है, संक्रमित व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो मेन पॉइंट है कि आपको संक्रमित व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जो बॉडी फ्लूइड होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा और बस क्या हो जाएगा, रोग फैल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसका बचाव होता है, और यही इसका बचाव है, यानी बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आते ही फैल जाता है। देखिए, इसकी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो गांव के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो, एड्स जो रोग होता है वो पास पास रहने से फैलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पास पास रहने से नहीं फैलता है, ना ही एक दूसरे के कपड़े पहनने से फैलता है, ना ही एक दूसरे का टॉयलेट बाथरूम यूज करने से फैलता है, ना ही एक थाली में खाने से फैलता है, ना ही एक साथ साथ सोने से फैलता है। और ये जब फैलता है जब उसका बॉडी फ्लूइड आपके अंदर चला जाता है, उसका कोई सा भी बॉडी फ्लूइड आपके शरीर के अंदर चला जाता है, तभी ये वायरस फैलता है। ऐसे वायरस सिंपल तरीके से नहीं फैलता, ना ही साथ साथ रहने से, ना ही साथ साथ सोने से, ना ही साथ साथ नहाने से, ना ही साथ साथ खाने से, ना ही साथ साथ कुछ भी करने से। मतलब बॉडी फ्लूइड अंदर नहीं आना चाहिए स्वस्थ मनुष्य में, बस। तो चलिए, अब हमारा लास्ट पॉइंट आ चुका है कि पैथोजेंस ऑफ एड्स। पैथोजेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं, ऑफ एड्स। एड्स का रोगजनक कौन है, HIV वायरस होता है। अब जो HIV वायरस होता है वो किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और सबसे पहले कौन सी कोशिका को अटैक करता है, वो हम देखेंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक से। और किस तरह से HIV वायरस हमारी हेल्पर T लिम्फोसाइट कोशिका तक पहुंच जाता है और उसकी संख्या को नष्ट कर देता है, जिसके कारण हेल्पर T लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है वो B लिम्फोसाइट कोशिका को प्रेरित नहीं कर पाती है, जिसके कारण एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं और मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो देखते हैं किस तरह से हेल्पर T लिम्फोसाइट कोशिका को ये नष्ट करता है। देखिए, यहाँ पर हमने क्या बना दी है, एक कोशिका बना दी है, ठीक है। कोशिका में कई सारे अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, तो कई सारे अंगक होते हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं बना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो HIV वायरस जिस पर इफेक्ट करता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, एक ये कोशिका होती है, मैंने बना ली है कोशिका, हमारे शरीर के अंदर ये पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए, मैक्रोफेज सेल कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे मैक्रोफेज सेल कहते हैं। HIV वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज कोशिका को इफेक्ट करता है। सबसे पहले HIV वायरस मैक्रोफेज कोशिका को ढूंढता है और उसी पर अटैक कर देता है सबसे पहले। और इसे हम क्या कहते हैं, HIV फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं HIV फैक्ट्री, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं किस तरह से HIV वायरस मैक्रोफेज कोशिका को इफेक्ट पहुंचाता है। देखिए, HIV वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित है। अब ये यहाँ पर कोशिका के अंदर जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो एक यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA यहाँ पर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या उपस्थित है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित है।
जो क्या करेगा, इसका सीधा उल्टा काम होता है। इसका क्या होता है, उल्टा काम होता है। ये आरएनए से डीएनए बनाएगा। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि कहलाती थी अनुलेखन कहलाती थी, यानी ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या कहलाती थी विधि, ट्रांसक्रिप्शन विधि कहलाती थी। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि क्या कहलाती थी, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर बन रहा है आरएनए से डीएनए बन रहा है। आरएनए से डीएनए बनाने की विधि क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विधि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर जो एचआईवी वायरस है, यहाँ से ये किसमें प्रवेश कर गया है, मैक्रोफेज कोशिका में प्रवेश कर गया है। यहाँ से एक सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, तो यहाँ पर आ गया है। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जैसा कि भी मैंने आपको बताया भी है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर क्या उपस्थित है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो आरएनए से क्या बन गया है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब इसके बाद क्या बन गया है, डीएनए बन गया है। आप साफ साफ देख रहे हैं, ये क्या बन गया है, डीएनए। ये कैसा डीएनए बन गया है, एचआईवी डीएनए बन गया है। एचआईवी डीएनए बन गया, यानी ये क्या करेगा, हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। क्योंकि जो एचआईवी डीएनए है ये किससे बना हुआ है, एचआईवी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बना हुआ है, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया है एचआईवी डीएनए। तो जो एचआईवी डीएनए है ये कहाँ प्रवेश करेगा, हमारे न्यूक्लियस में प्रवेश करेगा। मैक्रोफेज कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। और हमारा ये क्या है, नॉर्मल डीएनए है। हमारा यहाँ पर क्या है, नॉर्मल डीएनए है, आप साफ साफ देख रहे हैं, ये क्या है, नॉर्मल डीएनए है। और ये क्या है, एचआईवी डीएनए, ये वाला एचआईवी डीएनए न्यूक्लियस में प्रवेश कर गया है। अब ये क्या करेगा, नॉर्मल जो हमारा वाला डीएनए है नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। नॉर्मल वाला डीएनए, नॉर्मल डीएनए में ये वाला जो डीएनए है एचआईवी डीएनए, ये जुड़ जाएगा नीचे से। आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, एचआईवी से जो बना डीएनए है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, किसमें, हमारे नॉर्मल डीएनए में जुड़ जाएगा। नॉर्मल डीएनए ऊपर वाला है और एचआईवी डीएनए नीचे वाला है, नीचे से जुड़ जाएगा नॉर्मल डीएनए में। ठीक है, तो ये वाला जो डीएनए बन गया है वो एचआईवी इफेक्टिव डीएनए बन गया है। क्या बन गया है, एचआईवी इफेक्टिव डीएनए बन गया है और ये हमारे शरीर में काफी ज्यादा हानि पहुंचाएगा। और यहाँ पर जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहे हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए बन रहे हैं मैक्रोफेज सेल में, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सीधे जाएंगे किसमें, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका में। आ गई बात वहां पर कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका में जाएंगे, ये इसकी संख्या को नष्ट करेंगे। ये वाली जो कोशिका होती है इसकी संख्या को कम करने लगेंगे, जिसके कारण इसकी जो संख्या होगी बिल्कुल कम हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, फिर बी लिम्फोसाइट, फिर ये बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, फिर ये एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, फिर वही क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका को ये वाले जो आरएनए होंगे ये नष्ट करने लगेंगे। यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं। पैथोजेंस ऑफ एडस, रोग जनक ऑफ एडस। एडस का जो रोग जनक एचआईवी वायरस होता है ये किस तरह से हमारी कोशिका को नष्ट करता है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो एचआईवी वायरस है ये हमारे शरीर में मैक्रोफेज सेल में जाएगा। सबसे पहले कौन सी कोशिका को अटैक करता है, मैक्रोफेज कोशिका को अटैक करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एचआईवी वायरस हमारे शरीर में सबसे पहले कौन सी कोशिका को नष्ट करता है, मैक्रोफेज सेल को इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसे हम एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। एचआईवी फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या बन रहा है, एचआईवी वाला आरएनए बन रहा है। एचआईवी वाला जो आरएनए बन रहा है ये सभी कोशिकाओं में एचआईवी आरएनए पहुंचा रहा है फटाफट, और सभी कोशिकाओं को ये नष्ट कर रहा है। ठीक है, सभी कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। क्योंकि जो एचआईवी वाले आरएनए होंगे वो इस कोशिका से जाएंगे, इस कोशिका से सभी एचआईवी वाले आरएनए जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, तो जिसके कारण हमारी सभी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, और इसे हम एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। क्योंकि यहाँ से ही सभी आरएनए का निर्माण होगा एचआईवी वाले। ठीक है, तो ये सबसे पहले एचआईवी वायरस हमारे शरीर में मैक्रोफेज सेल को नष्ट करता है, यानी अटैक करता है, और इसका ये एक सेपरेट हो जाता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाएगा। आरएनए से ये डीएनए बन गया। कौन सा डीएनए बन गया, एचआईवी वाला डीएनए बन गया, क्योंकि एचआईवी वाला जब आरएनए है तो एचआईवी वाला डीएनए बनेगा। और एचआईवी वाला जो डीएनए बनेगा ये न्यूक्लियस में प्रवेश करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रवेश यहाँ पर आ गया है एचआईवी वाला डीएनए, और ये हमारा नॉर्मल वाला डीएनए है जो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है। और जो
HIV वाला DNA है ये नॉर्मल DNA से नीचे से जुड़ जाएगा, और जो नीचे से जुड़ जाएगा तो इसके ये कब्जे में आ जाएगा। कौन सा? हमारा नॉर्मल वाला DNA कब्जे में आ जाएगा। किसके कब्जे में आ जाएगा? HIV वाले DNA में के कब्जे में आ जाएगा। और ये क्या करेगा DNA, क्योंकि ये HIV इफेक्टेड DNA हो गया है। जो HIV वाला जो DNA है ये HIV RNA का निर्माण करेगा, HIV RNA का निर्माण करेगा, जिसके कारण ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA फिर से बनने लगेंगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो बनेंगे HIV इफेक्टेड वाले जो होंगे, ठीक है, और ये सीधे जाकर कहाँ चले जाएंगे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका में जाएंगे और इनकी कोशिका की संख्या को नष्ट कर देंगे। फिर क्या होगा वो आप जानते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि एड्स जो डिजीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विषाणु से फैलती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है, नीट के लेवल तक समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं फटाफट से आपके लिए लाता रहता हूँ। यदि आप BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, सभी वीडियोज़ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी जो कि जियोलॉजी की हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।